Viewers, how are you? I hope you will be the fine. Let's begin our chapter. हमने जो पिछला वीडियो था, जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने क्या कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक का थोड़ा सा चीज़ें, मतलब मसौदा कमेटी जो थी हमारी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, वहाँ तक हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया था, है ना। अभी आगे का जो इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन बनता है वो हम देख लेते हैं, और जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। चलो, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर का भी नाम था। अब मेन क्वेश्चन, अगर चैप्टर का जो नाम होता है, जैसे अगर आपने पहला वीडियो ना देखा होगा इसका फर्स्ट पार्ट, तो आप अगर देखेंगे तो मैंने उसमें क्या बताया था, जो चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर के नेम पर जो क्वेश्चन होता है वो मेन क्वेश्चन होता है ना। पिछले क्वेश्चन में पिछले उसमें काफ़ी चीज़ें देखी थी, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। अभी जैसे सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस, चलो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे कोई भी संविधान है, हमारा जो संविधान बना था वो कैसे बना था, जो हमारे संविधान बनाने के लिए जो लोग उसमें जो मेंबर्स थे, सब ने क्या करा था, जो दूसरे देश थे उस टाइम पर, जो मतलब आज के टाइम पर भी हैं वो देश, सभी देशों का क्या जो संविधान, जिन देशों में संविधान था उन संविधानों को उन्होंने पढ़ा। लगभग 60 से अबव ही 60 से ज़्यादा संविधानों का अध्ययन उन्होंने करा था। फिर उसके बाद हमारा संविधान बनाया था। फिर संविधान मतलब जिस संविधान की, अलग अलग देशों का जो संविधान था उसमें जो जो अच्छी चीज़ें थी उन्होंने उन अच्छी अच्छी चीज़ों को वहाँ से अपनाया, लिया और फिर अपना संविधान बना दिया। ठीक है। फिर जब संविधान जब बनाए, एक ड्राफ्टिंग मतलब एक कमेटियाँ बनाई गई, उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 3 कितने मेंबर्स थे, 389 कितने मेंबर्स थे टोटल, 389 इतने मेंबर्स थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें टोटल इतने मेंबर्स थे। और 292 जो मेंबर्स थे वो उन स्टेट्स के लिए, मतलब उन एरियाओं के लिए डिक्लेयर करे गए थे जो उस टाइम पर अभी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। ठीक है, ठीक है। ये 292 सीट्स उनके लिए करी गई थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, मतलब ब्रिटिशर्स कॉलोनी थी वो। और 93 उन एरियाओं के लिए डिक्लेयर करे गए थे जो मुस्लिम्स आबादी वाले जो क्षेत्र थे, जो मुस्लिम्स लिंग के कंट्रोल में थे। तो मतलब कंट्रोल का मतलब उस तरीके से नहीं, मतलब जो मुस्लिम्स का लिए इंडिकेट करे गए थे जिन जिन जगहों को, तो वहाँ पर ये 93 उन जगहों के लिए 93 मतलब सीट्स वगैरह दी गई थी कि भाई 93 सीट वहाँ दी गई हैं, वहाँ से 93 मुस्लिम्स आबादी के लोग आएंगे। और फिर ये 292 सीट्स वो सीट्स हैं जहाँ उनका ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वहाँ से आने वाले थे। और बाकी के अलग अलग जैसे कमिश्नर मिनिस्टर स्टेट से, वो सब से आने वाले थे। और फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एक तो वही और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या जो वो था, क्या था जो असेंबली थी, असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो मतलब अक्टूबर या दिसंबर, आई थिंक दिसंबर, हाँ दिसंबर में हुई थी। यस, 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। और फिर उसी के बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी, फर्स्ट मीटिंग में जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष था, मतलब ये टेम्प्ररी अध्यक्ष थे, टेम्प्ररी हेड बनाए गए थे, स्पीकर बनाए गए थे, वो थे सिन्हा जी, डॉक्टर मतलब सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो सेकंड असेंबली हुई थी हमारी, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, उसमें एक परमानेंट मेंबर को चूज़ कर लिया गया था। वो कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वही परमानेंट फिर वहाँ पर। और ठीक है, ये सेकंड वाले फर्स्ट के कौन थे, सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा टेम्प्ररी अध्यक्ष थे, इनको टेम्प्ररी स्पीकर बनाए गए थे। जो सेकंड असेंबली हुई थी, सेकंड जब हुई थी तो उस मीटिंग में उन्होंने परमानेंट मेंबर चुन लिया था जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यही बाद में जाकर क्या बने थे, बाद में जाकर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। और फिर हाँ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर्स की, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है,
अब चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई हाँ किन किन चीज़ों की मदद से हमारा संविधान तैयार किया गया था। अब जैसे हमने ये तो पढ़ा कि दूसरे दूसरे देशों से चीज़ें ले लेकर इकट्ठी कर 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 हमारा संविधान बनाया गया, लेकिन किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई वो थोड़ा देख लेते हैं, और वो भी शॉर्ट नोट में देखेंगे, और फिर आप फिर उसको मतलब उसको याद कर सकते हो आराम से। चलो पहले देखो यहाँ पर है दो उनमें बांटा गया है इसको। कौन कौन से? फर्स्ट जन्म संबंधी स्रोत मीन्स सेमिनल सोर्सेस, सेकेंड वन इज डेवलपिंग सोर्सेस, विकासवादी स्रोत। देखो जन्म संबंधी स्रोत कौन होते हैं, देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देखो जन्म संबंधी स्रोत वो होते हैं जिन्होंने जब संविधान हमारा बन रहा था, मतलब जब बन रहा था मीन्स क्या, जब उसको बनाया जा रहा था तो किन किन चीज़ों ने उसकी मदद करी, मतलब उसके जन्म के टाइम पर किन किन चीज़ों की हेल्प से हमारा संविधान बना। और फिर जब वो बनकर तैयार हो गया, फिर बाद में जब वो मतलब उसमें लागू हो गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो मतलब बड़ा हो रहा था फिर चल रहा था, तो उसके विकास में किन किन चीज़ों ने हेल्प करा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेकर बात करें, जैसे बच्चा होता है एक, हाँ, जब वो बच्चा बन रहा होता है, बच्चा बनने का मतलब क्या, जब वो मतलब जो मम्मीज़ होती हैं, उनके जब पेट में जब बच्चा वो होता है तो वो क्या प्रोसेस में होता है, मतलब वो बन रहा होता है, तो उसके बनने के टाइम पर, हाँ, जब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो उसके बढ़ने के टाइम पर उसकी किन किन चीज़ों से हेल्प हुई, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिशन उसे मिले जिसकी वजह से उसका मतलब फिर वो बड़ा हुआ और फिर उसका जन्म हो गया। जैसे अगर जन्म की बात करें तो हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, और दवाइयाँ हो गई, हाँ, न्यूट्रिशन की चीज़ें हो गई, तो ये हो गया उसका जन्म। हाँ, फिर उसका विकास मतलब जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर जब मतलब इस दुनिया में आने के बाद जब ये धीरे धीरे इसका किस तरीके से विकास हुआ, लोगों ने मतलब लोग क्या जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसको दी, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें, तो वो होता है उसका विकास। हाँ, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, फिर वो विकास कहलाता है। तो इसी तरीके से जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था, मीन्स जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो तब उसकी किन किन चीज़ों से मदद हुई, क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने मदद करी, और फिर उसके बाद जब बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया देश में, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई जिन्होंने उसके विकास में मदद करी, मीन्स उसका डेवलप हुआ। जैसे बच्चों का क्या होता है, जैसे हम क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में चीज़ें सीखते हैं, मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अपनी जो सोसाइटी है उनसे चीज़ें ऑब्जर्व कर करके वो सीखते जाते हैं, उनका विकास होता जाता है। ऐसे हमारे संविधान का किस तरीके से विकास हुआ वो भी चीज़ें हैं। तो अभी बस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो फिर अभी ये देख लेते हैं, ये फर्स्ट क्या है, जन्म संबंधी स्रोत। अभी जन्म संबंधी स्रोत आपको पता चल गया। देखो जन्म संबंधी स्रोत की अगर बात करें तो मेन 10 चीज़ों की बात करेंगे। 10 चीज़ों की बात मतलब उसमें 10 देशों के नाम है, जैसे अलग अलग देशों से लिया गया तो उनमें टॉप 10 चीज़ें हैं, टॉप 10 के नहीं मतलब टॉप 9 हैं, उन देशों की चीज़ों के बारे में पता करेंगे और थोड़ा जानेंगे। तो सबसे देखो, अगर वो 9 कंट्रीज़ हो गई, और सबसे अगर महत्वपूर्ण या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि भाई उसके जन्म में, संविधान बनने में किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्प करी, वो था ये वाला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में एक एक्ट बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था, जो कि किसका नाम था, इसका जो नाम है यही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 करके एक एक्ट बनाया गया था। फिर उसमें भारत के संविधान से संबंधित, मतलब भारत की व्यवस्था से संबंधित चीज़ें मेंशन करी गई थी, और उन चीज़ों को जो सूट कर रही थी, जो भारत के जो भारत के लिए ठीक थी, उन चीज़ों को डायरेक्टली इससे ले लिया गया, और थोड़ा सा अगर जो चीज़ें डायरेक्टली नहीं ली गई मतलब ठीक थी, लेकिन 1-2 पॉइंट्स की उसमें वो करने के लिए, मतलब 1-2 पॉइंट्स की सुधारने की ज़रूरत थी उसमें, तो
उनमें सुधार किए गए और उनको फिर अपने संविधान में शामिल कर लिया गया। तो सबसे मेन यही था। तो अब मैं एक आपको नोट से दिखा रही हूँ, फिर उसमें आपको वो चीज़ें सारी दिखा देंगे। ये जन्म संबंधी जो स्रोत हैं वो हम उसमें पढ़ लेंगे, और विकास संबंधी फिर हम इसी बुक से वो कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ये देखिए आपके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा नोट तैयार करे थे, तो आप इसको देख सकते हैं। जो थोड़ा जो वर्डिंग वो थी कि बच्चों को थोड़ा हिंदी में भी अच्छे से समझनी चाहिए, तो वो उनकी मैंने थोड़ी हिंदी में भी लिख दी है। और जो इंग्लिश में समझ में आ सकता है डायरेक्टली, वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा बता दूंगी तो वो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो जो मेन चीज़ें थी, बहुत ऐसे तो इस एक्ट जो ये था एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें से बहुत सारी काफ़ी चीज़ें ली गई थी, लेकिन जो मेन बातें करें, मेन चीज़ों की बात करें तो वो ये थी। फर्स्ट क्या था? फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम्स मतलब होती हैं संघीय योजनाएं, कि भाई किस तरीके की योजनाएं होंगी। संघीय योजनाएं कैसे? जैसे जो इंडिया है, भारत है, वो उसमें क्या है, एक संघात्मक जैसे वो होता है ना, केंद्र और राज्य का सिस्टम। तो उसमें किस तरीके से जो योजनाएं बनेंगी, किस तरीके से योजनाओं का सिस्टम होगा, वो आता है इसमें। कि भाई कोई भी अगर कोई भी नियम कानून बनाया है, वो किस तरीके से स्टेट में लागू होगा, या किस तरीके से केंद्र के द्वारा इम्प्लीमेंट होगा, वो सारी चीज़ें थी। वो मतलब उससे रिलेटेड जो चीज़ें उसमें मेंशन करी गई थी, वो डायरेक्टली इसमें भी मेंशन करी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके टाइम पर है। और सेकंड वन था क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रांतीय स्वायत्तता उसे बोलते हैं। क्या होता है प्रोविंशियल? जैसे जो पहले के टाइम पर, मतलब जब ये ब्रिटिशर्स थे, तो ये जो स्टेट्स होते थे ना, उनको प्रोविंस कहकर बोला जाता था, ये प्रोविंस, ये प्रोविंस। तो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भाई जो ये अगर हम बात करें नॉर्मली, एक तो केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया। तो जो राज्य के इसकी पावर के बारे में, कि भाई इसका अधिकार, इसकी जो स्वतंत्रता है, या इसका जो शासन है, वो किस तरीके से होगा, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन थी। थर्ड वन इज पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स क्या? जो वो होते हैं हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे आपने यूपीएससी वगैरह का नाम सुना होगा। यूपीएससी में क्या, ये जो सेंट्रल लेवल पर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, डीएम, एसडीएम, ये सारे होते हैं, जो हमारे जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, ये सब करते हैं स्टेट में। हाँ, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें जो इस एक्ट में मेंशन थी डायरेक्टली, उनको लिया गया। ठीक है। अब ये फोर्थ वन की अगर बात करें तो ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के गवर्नर, सॉरी गवर्नमेंट नहीं है ये, गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कौन होते हैं? आपने जैसे आपने प्रेसिडेंट के बारे में सुना है ना। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। वो कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर जिस तरीके की इसके एक्टिविटीज़ होती हैं सेंट्रल लेवल पर, किसकी? प्रेसिडेंट की। सेम टू सेम स्टेट लेवल पर किसकी एक्टिविटीज़? ये स्टेट लेवल पर गवर्नर की एक्टिविटीज़ होती हैं स्टेट लेवल पर। तो उसके ऑफिस वाफिस से संबंधित जो चीज़ें थी, और गवर्नर सिर्फ हम उस गवर्नर राज्यपाल की नहीं बात करें, गवर्नर एसबीआई के गवर्नर हो गए, या ये सब गवर्नर से संबंधित, गवर्नर सिर्फ उसको ही नहीं बोलते। तो गवर्नर, जो भी गवर्नर होते हैं, उनके ऑफिस से संबंधित जो चीज़ें थी, उन जो उस एक्ट में थी, वो ले ली गई। फिफ्थ वन क्या है? जुडिशरी मीन्स अदालती। जिस तरीके से अदालत में काम होता है, ये जो हमारी जो कोर्ट्स होती हैं, उनमें जिस तरीके की कार्यवाही होती है, जिस तरीके से काम वाम करा जाता है, वो सिस्टम जो इस एक्ट में था, वो डायरेक्टली लिया गया। अब अगर सिक्स्थ वन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होता है हिंदी में प्रशासनिक विवरण। मतलब प्रशासन से संबंधित, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है। जैसे हमारी जो सरकार होती है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से देश को चलाती है, और किस तरीके से हमारी जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चलती है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब शासन करना, उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें जो चीज़ें थी वो इसमें भी ली गई। चलो फिर अब कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेन कंट्रीज थी और जिनसे चीज़ें ली गई। जो ये यहाँ पे लिखी हुई है वही सेम टू सेम अगर आप हिंदी में भी मेंशन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री की हम बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं कि भाई जो यूएसए मीन्स
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भाई इनके संविधान से, यूएसए के जो संविधान था उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में शामिल हैं, तो वो देख लेते हैं। क्या है ये? प्रियम्बल। सबसे पहला क्या? प्रियम्बल, मतलब हमारा जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है कि जैसे हम भारत के लोग, ऐसे स्टार्ट होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, तो वो जो हमारी जो प्रस्तावना है, तो वो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 32, जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और आज के और हम कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अस? 6। कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें दिए गए हैं। पहले एक और 7 वाला होता था प्रॉपर्टी का, उसे हटा दिया गया था बाद में, लेकिन आज के टाइम पे 6 हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी कहाँ से ली गई? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। थर्ड वन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर होता है संघवाद, जो होता है ना, संघात्मक। अभी जैसे कि हमने वो 1935 वाले उसमें एक्ट में पढ़ा था, 1935 वाले एक्ट में क्या था, जो संघवाद की जो चीज़ें थी, तो कुछ चीज़ें तो इस एक्ट से ली गई भारत के संविधान में, और जो कुछ चीज़ें थी ये फेडरल स्ट्रक्चर, वो अलग चीज़ थी। और यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, भाई संघात्मक चीज़ तो होगी, लेकिन किस तरीके से होगी, हाँ, किस तरीके से उनकी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, देखने में कैसी होंगी, तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया। फिर फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चौथा मेन चीज़ क्या ली गई थी? फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, और वाइस मतलब उपराष्ट्रपति हैं, इनके किस तरीके के फंक्शन होंगे, वो किस तरीके से वर्क करेंगे देश में, जो मतलब किस तरीके का इनका ऑपरेशन होगा, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे, इनकी पावर्स हो गए या इनके वर्क हो गए, वो सारी भी जो चीज़ें उनके यूएसए के संविधान में मेंशन की गई थी उनको लिया तो गया, लेकिन जैसे अगर उनके संविधान में कुछ ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं, फिर उनको थोड़ा देख करके, भाई हाँ मतलब इनके देश के लिए, यूएसए के लिए इस तरीके की चीज़ें सूट कर रही हैं, तो हम इसमें से ये चीज़ ले लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है तो ये ले ली, ठीक है। फिर फिफ्थ वन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी वहीं से ले ली, और सिर्फ प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, उनको उनके पद से हटाने की जो पावर होती है, कि भाई अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत कर दे, कुछ गलत काम कर दे, और उसकी वजह से उसे उसके जो पद है उससे हटाना पड़े, तो वो इम्पीचमेंट कहलाता है, महाभियोग जिसे बोलते हैं। उसमें फिर वो जो सिस्टम है, जिस तरीके से यूएसए में हटाया जाता है उसी तरीके से इंडिया में भी हटाया जाता है, वो सिस्टम अपनाया गया कि भाई अगर हटाना है तो 14 डेज़ बिफोर उसे कुछ नोटिस वगैरह भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, और फिर जो भी है उन्हें इन्फॉर्म करा जाता है। फिर धीरे धीरे फिर बाद में ये महाभियोग की जो चीज़ें हैं या इम्पीचमेंट की जो चीज़ें हैं वो चलाई जाती हैं, ठीक है। 6 जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि भाई जैसे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं या हाई कोर्ट्स होते हैं, जो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, वो क्या करती हैं, अगर मान लो उन्होंने किसी विषय पर, मतलब कोई मैटर आया, उनके पास कोई केस आया, उस पर उन्होंने कुछ क्या कर दिया, कोई फैसला दे दिया। फैसला देने के बाद और मान लिया फिर बाद में कभी इससे मतलब सेम नहीं, मिलता जुलता कोई ऐसा मतलब ऐसा केस आ गया उनके पास कि जहाँ पर इनको जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट्स के जज वज हैं या हाई कोर्ट्स के जज हैं, इनको ये चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आई कि भाई हमने यहाँ पर जो फैसला दिया था वो ऐसा था, लेकिन ये जो था ये अलग चीज़ है। तो फिर वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो फैसला दिया था वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से देखकर अपने फैसले को भी बदल सकते हैं, तो वो जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है, ठीक है। हाँ, 7th वन, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स जजेस। किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, अभी जैसे हमने इम्पीचमेंट तो प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, उसके जो जजेस हैं, जजेस को किस तरीके से निकाला जाएगा। अगर इन्होंने कोई हीनियन
क्राइम कर दिया, हीनियस क्राइम कर दिया, तो इनको किस तरीके से निकाला जाएगा, वो सिस्टम, हाँ, वो प्रक्रिया, वो भी कहाँ से ली गई, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। ठीक है। हाँ, अभी देखो ये सेकंड वाला देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके जिसे बोल देते हैं, लंदन आपने सुना होगा, ये ब्रिटिशर, ये यहीं के रहने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब पार्लियामेंट, संसद जो होती है, देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, सरकार का संसदीय रूप। जो संसद, हमारे देश में भी संसद है ना, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीज़ें होती हैं, आती हैं, तो वही चीज़, तो जिस तरीके का यूके में है वैसी भारत में भी लिया गया, वो यहाँ से डायरेक्ट ले लिया गया। सेकंड वन, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे हम यूएसए में क्या देखते हैं, यूएसए में हम डबल सिटीजनशिप देखते हैं। एक तो जो कोई भी वहाँ पे जो नागरिक रहता है, कोई भी जो सिटीजन रहता है, वो क्या दो तरीके की वो लेता है, सिटीजनशिप लेता है। एक तो उस स्टेट की या उस जगह की जहाँ पर वो पर्टिकुलरली मतलब लोकल है, वहाँ का रहने वाला है, वहाँ की उस स्टेट की एक सिटीज़न लेनी पड़ती है और एक पूरी कंट्री की सिटीज़न लेनी पड़ती है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, यूके में क्या सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। तो ऐसी वो चीज़ हमने भी अपना ली, क्योंकि भारत में भी हम देखते हैं ना, क्या देखते हैं आज के टाइम पे 28 स्टेट्स हैं, हाँ 28 स्टेट हैं, तो ऐसे तो 28, फिर तो हमारा भी ये सिस्टम हो जाता, हम यूके से ले लेते, क्योंकि हमारा भारत क्या था पहले, बहुत सारी उनमें रियासतों में बटा हुआ था। लगभग जब हमारा देश ये वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जब यूनाइट करा था, पूरा अखंड भारत करा था, तो 565 समथिंग इतनी रियासतें थी जो थी, फिर उनको इंक्लूड करके एक इंडिया बना दिया गया। फिर इन्होंने ये सोचा, जो हमारे संविधान निर्माता थे, कि भाई अभी जब ये बटा हुआ है, तो अगर अलग अलग सिटीजनशिप हो जाएगी तो फिर बाद में कहीं इससे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होने लग जाए, बाद में फिर से ये अलग अलग ना होने लग जाए, तो ये सिंगल सिटीजनशिप का वो लिया गया और वो यूके से ले लिया। ठीक है, मतलब एकल नागरिकता, कि भाई चाहे तुम भारत के किसी भी स्टेट में रहने वाले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सिर्फ पूरे इंडिया के सिटीज़न कहलाओगे, ना कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के। अंडरस्टैंड? हाँ, चलो फिर आगे देख लेते। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है वो भी यूके से लिया गया। रूल ऑफ लॉ होता है, क्या होता है, कानून का शासन। आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ मतलब भाई कानून का किस तरीके से शासन होगा। जैसे ये आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है हमारा, ये कहता है कि सभी नागरिकों को गारंटी है। ये जो आर्टिकल 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सभी नागरिकों को क्या देता है, गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देता है, कि भाई सभी नागरिक, भारत के जितने भी नागरिक हैं, कानून के सामने सब एक समान है। हाँ, एक समान है, उन्हें एक तरीके से वो करा जाएगा, उनके साथ बिहेव, उन्हें एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो वो होता है कानून, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, हाँ, ये सिस्टम भी यूके से डायरेक्टली लिया गया, जैसा वहाँ पे है उसी तरीके से। फिर 4th नंबर पर आता है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म होता है द्विसदन। द्विसदन मीन्स दो सदन है ना, जैसे वो हो गया, हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, जैसे लोकसभा हो गई, लोकसभा राज्यसभा, ये 2 सदन है ना, तो लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, तो उसे बोलते हैं बाईकैमरलिज्म, द्विसदन। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, क्योंकि वहाँ पे भी ये लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन लोकसभा की पावर ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। चलो अभी नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा से देख लेते हैं, कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई। पहला, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, देखो यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा है, सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप। अर्धसंघीय क्या होता है, आप ये तो हमें पता है कि भाई भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में वो होता है कि भाई जिसमें राज्य भी होते हैं और स्टेट का जो राज्य और स्टेट का जो प्रोविज़न होता है, वो सब चीज़ें संघीय में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अर्धसंघीय। अर्धसंघीय मतलब क्वासी फेडरल। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, ये थोड़ा सा समवर्ती शासन। समवर्ती शासन मीन्स क्या, जैसे भारत में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों को पावर दी गई है। लेकिन जब क्या होता है, लेकिन मेन जो ज़्यादातर मान्य होती हैं, वो किसकी मान्य होती हैं, वो
सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसलिए स्टेट का भी अपना एक रोल है, वो भी बहुत सारी चीज़ों पर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो वो सेंट्रल का होता है। तो इसलिए यहाँ पर अर्धसंघीय कहा गया है। समवर्ती वाला जो सिस्टम होता है, समवर्ती सूची वाला, क्योंकि उसमें क्या होता है, समवर्ती सूची का सिस्टम क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है, यही होता है ना कि मतलब अगर कोई भी उसमें मतलब वो सारे वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसमें वो विषय दिए गए हैं कि जिन पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स कानून बना सकते हैं। और लेकिन जो मान्य होगा, जिनका मतलब अगर मान लो दोनों मतलब स्टेट ने भी और इसने सेंट्रल ने भी, स्टेट और सेंट्रल दोनों ने एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिए, लेकिन अगर इनमें कभी डिस्प्यूट हुआ, इनमें कभी कुछ वाद विवाद हुए, तो जो मान्य होगा, जिसका जो मेन इम्प्लीमेंटेड जो लॉ माना जाएगा वो सेंट्रल का माना जाएगा। तो ये चीज़ कि भाई सेंट्रल की पावर थोड़ी ज़्यादा है, स्टेट की भी है बट सेंट्रल की थोड़ी ज़्यादा है, तो उसे बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम। ठीक है। सेकेंड वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या क्या पावर सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, क्या पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी, वो भी ये कनाडा के सिस्टम से, कनाडा का जो वो था, क्या था, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे डायरेक्ट ली गई। ठीक है। थर्ड वन, प्रोसीड्यूरल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या होता है, प्रोसीजर पावर का होता है कि भाई किस तरीके से ये काम करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी काम करने की पावर्स कैसे होंगी, वो कहाँ से प्राप्त करेगा, कैसे लेगा, वो चीज़ें हैं। ठीक है। अभी मैंने देखो ये नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फ्रांस था, फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई, रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ द रिपब्लिक्स एंड आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी क्या होता है, स्वतंत्रता, मतलब जो हमें अधिकार दिए गए हैं, लिबर्टी वही होता है, स्वतंत्रता ही होता है। तो भाई रिपब्लिक क्या होता है, गणराज्य होता है। और आइडियल किस तरीके से, मतलब वो है हमारे जो अधिकार हैं, लिबर्टी का जो अधिकार है वो किस तरीके से उसे मतलब उसका विकास करा जाएगा, वो चीज़ भी वहाँ से ली गई। ठीक है। मतलब लिबर्टीज़ की जो मेन चीज़ें थी, भाई लिबर्टी किस तरीके की लिबर्टी होनी चाहिए, वो फ्रांस से ली गई। एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ओह सॉरी बच्चों, सॉरी। अभी देखो एक बार अच्छे से बता देते हैं, दोबारा रीड कर लेते हैं, मैंने हाफ रीड करा बट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा जो प्रीएम्बल है, आप अगर देखो आपने प्रीएम्बल देखा होगा तो उसमें ये जो वर्ड हैं, रिपब्लिक हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये जो वर्ड हैं, गणराज्य, ठीक है, ये वर्ड हैं, गणराज्य, लिबर्टी हाँ स्वतंत्रता वाला, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भातृत्व भावना, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड फ्रांस से लिए हैं और हमारे प्रीएम्बल में शामिल करें। ये था। अभी आयरलैंड का देख लेते हैं, हमारा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, पार्ट 4, जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4 में जो चीज़ें दी गई हैं, वो जो चीज़ें हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होते हैं कि भाई जो राज्य निर्देशक चीज़ें होती हैं कि भाई जो हमारा जो देश है वो किस तरीके से, उसमें किस तरीके से वो चीज़ें, मतलब कानून व्यवस्था किस तरीके से चलाएगा, कानून व्यवस्था मतलब वो किस तरीके से काम करेगा, उसके वर्क जो होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं। भाई निर्देशक कानून होते हैं, निर्देशक चीज़ें, भाई किस तरीके से उन्हें निर्देशित करा जाएगा, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। क्लियर हो गया। अब सेकंड वन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव वो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव
असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जो मेंबर, अच्छा ये राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ये हमारा लोक वैसे वाला होता है। ये जो अपर सदन होता है, अपर वाला जो होता है, उसमें जो मेंबर्स किस तरीके से उनको इलेक्ट करा जाएगा, किस तरीके से उन्हें नॉमिनेट करा जाएगा, वो चीज़ें भी इजराइल से ली गई। ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शन होगा। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट तो होता नहीं, हम तो नहीं वोट देते ना, हम डायरेक्ट थोड़ी ना उसको चुनते हैं, हाँ, वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। किस तरीके से चुना जाएगा, कैसे चुनना है, वो जो सिस्टम है वो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। अभी चलो अफ्रीका का जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अफ्रीका से जो चीज़ें ली गई, अफ्रीका से जो चीज़ें ली गई, पहला प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स क्या, जैसे जो हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किस तरीके से अमेंडमेंट होंगे। अमेंडमेंट क्या होते हैं भाई, उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन किस तरीके से होंगे, तो वो सिस्टम भाई संशोधन करने का जो सिस्टम है वो अफ्रीका से लिया गया। भाई संशोधन करके नई नई चीज़ें जब ऐड करते हैं हम, तो ऐड ऑन करने के लिए हम संशोधन करते हैं। भाई हमने कोई कानून बनाया, फिर उसमें क्या, फिर बाद में क्या करा भाई, कोई कानून बन गया, अब भाई हमें बाद में जब कुछ टाइम बाद हमें पता चला भाई हाँ इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, हाँ, तो हम क्या करते हैं उसमें मतलब वो करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो वही बाद में जब हमें लगा कि भाई हाँ इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, तो फिर क्या कर देते हैं, फिर उसमें संशोधन करके अमेंडमेंट करके कोई चीज़, वो जो चीज़ है वो मतलब जो बात है वो उसको ऐड ऑन कर देते हैं, तो वो कहलाता है अमेंडमेंट। ठीक है, संशोधन। तो ये जो सिस्टम था वो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। सेकंड वन क्या, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स। अरे वाह, देखो ये दोनों पॉइंट थोड़े मिलते जुलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, और यहाँ पे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। देखो नॉमिनेशन और इलेक्शन का क्या सिस्टम है, क्योंकि जो हमारी ये राज्यसभा होती है ना, इसमें अराउंड 12 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट करे जाते हैं। वो अलग अलग मतलब अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं वो मेंबर्स, लेकिन वो थोड़े से फेमस होने चाहिए, हाँ, उनका एक नाम होना चाहिए सोसाइटी में। तो वो एक्टर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी हो सकता है। तो उन्हें क्या है, वो उनका चुनाव तो नहीं होता, वो चुनाव में खड़े नहीं होते हैं। ठीक है, वो चुनाव में खड़े नहीं होते, उन्हें जो जनता है या जो लोग हैं वो चुनते नहीं है, वोट नहीं डालते। तो उनको बस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके उनको वो मेंबर बना देता है राज्यसभा का। लेकिन जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में क्या करना होता है, इलेक्शन में वोट डालकर, हम वोट तो नहीं डालते, हम वैसे वोट डालते हैं, हम लोकसभा के मेंबर्स को वोट डालते हैं जो सांसद होते हैं। लेकिन फिर उन्हीं में से वो जो लोग होते हैं फिर वहाँ से चुनकर वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो वो भी चाहे जैसे भी मान लो, इनडायरेक्टली मान लो, वो लेकिन चुने हमारे वजह से ही जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इलेक्शन में और ये नॉमिनेशन में। तो आप समझ गए होंगे। चलो फिर ये देख लेते हैं। 7th वन, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन USSR बोला जाता है। सोवियत यूनियन जो कि क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे सोवियत संघ, हाँ, सोवियत संघ बोलते थे उसे। और लेकिन आज के टाइम पर वो डिज़ोल्व हो चुका है, अब वो ख़त्म, या आज के टाइम पे थोड़ी ना सोवियत संघ है। फिर बाद में क्योंकि उसका वो 1991 आई थिंक, हाँ, यस 1991 में क्या हो गया था, वो तो ये डिवाइड हो गया था अराउंड 15 स्टेट्स या 15 कंट्रीज़ में वो डिवाइड हो गया था, छोटी छोटी, तो ख़त्म हो गया। आज के टाइम पे जैसे रशिया को आप रशिया सुनते होंगे, रशिया सबसे बड़ा देश है। चलो ठीक है, अभी ये देख लेते हैं। तो उस टाइम पर क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, तो इस टाइम पर ये सोवियत संघ प्रेजेंट था। ठीक है, देखो 1991 में डिज़ोल्व हुआ, तो फिर उस टाइम पर था। तो यहाँ उसके कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें ली गई, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स हमारे USA वाले से लिए गए। और ऐसी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। ठीक है, आइडियाज़ आज के टाइम पे शायद 11 या 12 अराउंड हैं ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, दूसरा आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। ये जो वर्ड है, ये वर्ड भी ऐड हुए हैं, हम मतलब वो
करके कि भाई हमें न्याय दिलवाना, किस तरीके का न्याय होना चाहिए, किस तरीके की जस्टिस होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो वो जस्टिस के जो वर्ड हैं वो भी यूएसए से लिए, मतलब सॉरी यूएसए नहीं, सोवियत यूनियन से लिए गए, यूएसएसआर से ली गई थी। अभी देखो, अभी आगे ये देख लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई वो देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। मतलब किस तरीके का हमारा ट्रेड होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो चीज़ें होंगी, मतलब किस तरीके से हम व्यापार करेंगे, क्या क्या चीज़ें अपनाएंगे, किस तरीके की हमारी पॉलिसीज़ होंगी व्यापार के लिए, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। इंटरनली मीन्स देश के अंदर ही किस तरीके से व्यापार व्यवस्था होगी, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो किस तरीके की व्यापार व्यवस्था होगी, वो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और साथ में भी हम एक्सटर्नली कैसे करेंगे, मतलब इंटरनेशनली हम ट्रेड जो दूसरी कंट्रीज से करेंगे, दूसरे देशों से करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो सारी व्यवस्थाएँ थोड़ी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, अभी सेकंड की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, समवर्ती सूची। तो उसकी जो चीज़ है, समवर्ती सूची का जो सिस्टम है वो भी कहाँ से लिया गया, यूएसए से, सॉरी यूएस से आ रहा है बार, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी कि भाई जो यही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट जो वो होगा, मान्य होगा कोई भी जो चीज़ है, कोई भी फैसला है वो सेंट्रल का होगा। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, किस तरीके की भाषा होगी, उसकी भाषा मतलब जो वर्डिंग का जो वो है, किस तरीके का फॉर्म होगा, लैंग्वेज का जो किस तरीके का फॉर्म होगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मीन्स प्रस्तावना की भाषा। अभी देखो, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जापान का। जापान से ज़्यादा चीज़ें नहीं ली गई, देखो एक ही चीज़ लिखी है, जापान। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मीन्स कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी ये चीज़ हमने पिछले उसमें भी पढ़ी थी, मतलब अभी जो हमारे वो पीछे था उसमें नहीं पढ़ा था, मतलब यूके का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पढ़ा था, लॉ ऑफ, मतलब रूल ऑफ लॉ, वो पढ़ा था। अब लेकिन इसमें क्या, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा जो भी चीज़ें इस्टेब्लिश करी जाएंगी वो सारी चीज़ें, मतलब वो चीज़ें थी। लेकिन उसमें मेनली देखो उसमें क्या बात थी, उसमें मेनली थी आर्टिकल 14 से चीज़ें ज़्यादातर, मतलब कानून के सामने सबको गारंटी है, मतलब सबको एकता, ट्रीट बाय लॉ, मतलब एवरीवन ट्रीटेड बिफोर द लॉ, मतलब बिफोर द लॉ इक्वली। तो वो चीज़ थी उसमें। लेकिन इसमें क्या है भाई, कानून जो भी हमारा, मतलब कोई भी कानून जो बनाया गया उसके द्वारा जो प्रोसीजर मतलब इस्टेब्लिश करा गया, उसके अकॉर्डिंग कानून के द्वारा जो भी चीज़ें लागू करी गई हैं उसको उसके द्वारा काम करना, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट वर्क करना, वो हमारा ये कहलाता है। चलो फिर जापान का हो गया, लास्ट वन हम ये देख लेते हैं अच्छा, ये वाला तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, तो यही चीज़ें थी। ठीक है, ये जो हमारे सारे पॉइंट्स थे वो किस में आए, हमारे जन्म संबंधी में आए। जन्म संबंधी मीन्स मतलब किस तरीके से भारत, ये सारे कंट्रीज़ थे और ये जो एक्ट था, इन एक्ट्स ने हमारे संविधान को, भारत का जो संविधान था उसको, मतलब उसके जन्म में मदद करी। जन्म में मतलब वो जब बनकर तैयार होता था तो उसको बनकर तैयार करने में इसने मदद करी। चलो अभी आगे का जो है कि भाई डेवलप कैसे हुआ, डेवलप में किन किन चीज़ों की मदद रही, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो होता जा रहा है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा समझाया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं मतलब ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी कि आप नहीं शेयर करिए, आपको अगर अच्छा लगे कि तो शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी देखें और हमें भी अच्छा लगेगा ना, कि भाई हमारा पढ़ाया, हमारी बताई हुई चीज़ें वो आपको पसंद आ रही हैं और फिर आप दूसरों को भी चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा जो इसके आगे का है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।